अस्सलाम वालेकुम। ये हमने अब अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है लीडरशिप स्किल्स का, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि मैनेजिंग द पीपल जो है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर शामिल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी, हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर जैसे हमने कहा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास, दैट इज मैनेजिंग द पीपल। अब इसके अंदर हमने बात ये करनी है कि बीइंग लीडर, आपने अपने लोगों को मैनेज कैसे करना है, आप किस तरह से उनको इफेक्टिवली लेके चलेंगे ताकि आप अपने टास्क को जो है कंप्लीट कर सकें इफेक्टिवनेस के साथ। तो एन इफेक्टिव लीडर connects with people and understand the task, the skills required to perform them, and the overall environment. तो इफेक्टिव लीडर क्या होता है? इफेक्टिव लीडर जो है वो अपने लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, वो अपने लोगों के साथ घुलता मिलता है, उसका लोगों के साथ कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, और उसके साथ साथ वो अपने टास्क को अंडरस्टैंड करता है कि टास्क है क्या, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और कौन कौन से उसके लोग हैं, कौन कौन से उसके फॉलोअर या एम्प्लॉयज हैं जिनके दरमियान जिनमें वो स्किल है कि वो उसको परफॉर्म कर सके, और ओवरऑल इन्वायरमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इट इंक्लूड्स हेल्पिंग एम्प्लॉयज। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को हेल्प आउट करना है फॉर वर्क एज ए टीम, कि वो टीम के तौर पे काम कर सकें। तो सब लोग इंडिविजुअली काम ना करें, बल्कि एक टीम की तरह से मिलकर काम करें। तो अगर आप एक टीम की तरह से काम करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप सोलो फ्लाइट करेंगे, अकेले अकेले काम करेंगे, ये चाहेंगे कि बस सब कुछ जो है वो आप अकेले ही कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और ये टीम जो है, आप देखें कि अगर इवन स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखें, किसी भी फील्ड में देखें, सोलो फ्लाइट कहीं पे भी नहीं चलती। अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम की तरह से जो है वो चलना पड़ता है। टीम वर्क होता है, हर बंदे का एक अपना पार्ट है और उसने वही पार्ट प्ले करना है। अगर वो अपना पार्ट ठीक तरह से प्ले करेगा तो आपकी टीम सक्सेसफुल होगी। अगर आप वो अपना पार्ट ठीक तरह से प्ले नहीं करेगा तो आपकी टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। देन सेकंड वन इज मोटिवेटिंग देम टू डू देयर बेस्ट। आपने अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है कि वो अपना बेस्ट दें, वो सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। जो स्किल्स उनके पास हैं, जो क्वालिटी या एबिलिटी या कॉम्पिटेंसीज उनके पास हैं, उसको सब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। एंड देन प्रमोटिंग सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज, और उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयज में एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। आपकी जो एम्प्लॉयज हैं वो आपसे भी सेटिस्फाई होने चाहिए, वो एक दूसरे से भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है वो आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप अपनी टीम को सक्सेसफुल लेके कर सकते हैं, और आप जो है वो अपने टास्क को, गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एंड इट ऑक्युपाइज द मोस्ट ऑफ द टाइम। और बीइंग लीडर, आपका जो मैनेजिंग पीपल है, जो आपने लोगों को मैनेज करना है, ये सबसे ज्यादा आपका टाइम जो है वो ये ले रहा होता है। अगर हम आप में जो लोग भी डिफरेंट डिविजन्स के हेड होंगे या डिफरेंट एक्टिविटीज को देख रहे होंगे, हमारा सबसे ज्यादा टाइम इसी चीज पे लगता है कि हमने अपने लोगों को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि लोगों को मैनेज करने में टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। लोगों ने आपके पास आना है। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो आपके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके फेलोज हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो वो चीज़ें लेके आएंगे आपसे डिस्कस करने के लिए कि जी ये टास्क करना है, उसको कैसे कंप्लीट करना है। किसी की कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होंगे, किसी को कोई मसला होगा, किसी को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो आप अपने लोगों को मैनेज कर रहे होंगे। और ये जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम हमारा मैनेजिंग द पीपल पे आता है लीडर का। ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होता है आपका। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। और ये इसी तरह से है कि जैसे हमें समटाइम होता है कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई मैनेजर है और बस वो चलता फिरता है, और हम कहते हैं यार ये तो फारिग है, ये तो सिर्फ चलता फिरता रहता है। लेकिन वो चलता फिरता सिर्फ नहीं रहता, वो क्या है, ये मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड है कि आपने डिफरेंट लोगों के पास जाना है, आपने डिफरेंट लोगों से मिलना है, डिफरेंट लोगों को डिस्कस करना है,
आपने लोगों के प्रॉब्लम सुनने हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, आपने लोगों को मैनेज करना है, उनको टीम की तरह से काम करने के लिए मोटिवेट करना है, आपने उनको मोटिवेट करना है कि वो अपना बेस्ट दें, और उसके बाद आपने उनके सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप भी डेवलप करना है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। अगर हम नेक्स्ट इसको फर्दर जो है वो हम इसकी क्लैरिफिकेशन करना चाहें, एनी लीडर of a for-profit or non-profit organization, if asked what occupies the most time, they will reply managing the people। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम किसी भी मैनेजर से ये पूछेंगे कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी लेती है, आपका टाइम सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे लगता है, तो वो मोस्टली लोगों का आंसर यही होगा मैनेजिंग द पीपल। हम लोगों को मैनेज करने पे जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फ्यू लीडर्स कैन डू विदाउट द स्किल ऑफ बीइंग एबल टू मैनेज पीपल। आपको मोस्टली आपको ये स्किल आपको रिक्वायर्ड होगी मैनेजिंग पीपल जो है, कि इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। कुछ बहुत एक्सेप्शन हो सकती हैं, कोई लीडर ऐसा हो जो विदाउट मैनेजिंग द पीपल सक्सेसफुल हो सके, बहुत रेयर चांसेस होंगे। सिर्फ ये समझने के मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्क में, अदरवाइज इस स्किल के बगैर हमारे लिए कामयाब होना बीइंग लीडर वो पॉसिबल नहीं होगा। द फेज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड कैप्चर द एसेंस ऑफ मैनेजिंग पीपल। तो ये जो फ्रेज यूज करते हैं मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, ये लोगों को मैनेज करने को जो है वो शो करती है कि आपने चलते फिरते हुए लोगों को जो है वो मैनेज करना होता है, लोगों के प्रॉब्लम सुनने होते हैं, उनको रिजॉल्व करना होता है। सो एन इफेक्टिव लीडर कनेक्ट्स विद पीपल एंड अंडरस्टैंड द टास्क टू बी डन। जो इफेक्टिव लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, वो टास्क को अंडरस्टैंड करता है जो आपने कंप्लीट करना है, दो स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैम, उसको उनका भी पता होता है कि उसके लिए स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, एंड द इन्वायरमेंट इन विच पीपल वर्क, और जो इन्वायरमेंट है लोगों की तो उसको भी जो है वो अंडरस्टैंड कर होता है कि जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू नो दिस इज टू बी इन्वॉल्व रादर देन टू बी अ स्पेक्टेटर। इसका सबसे अच्छा तरीका लोगों को मैनेज करने का ये है कि आप इन्वॉल्व हो लोगों के साथ, जो टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, आप उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आप उसको परस्यू भी कर रहे हो, बजाय इसके कि सिर्फ आप स्पेक्टेटर या तमाशाई की तरफ से देखते रहें कि ये क्या कर रहे हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। So for a leader to deal effectively with people requires a host of abilities such as helping employees to work as a team, motivating them to do their best, promoting satisfying relationship among employees, and responding to their requests। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि लीडर के लिए वो कितना इफेक्टिव है लोगों को मैनेज करने में, इसके लिए आपके पास होस्टिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, लाइक कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को टीम की तरह काम करने के लिए हेल्प आउट कर सकें, आप उनको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट कर सकें, आप उनके दरमियान जो सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप हैं, अच्छे रिलेशनशिप हैं, बेटर टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको प्रमोट कर सकें, और जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है एम्प्लॉयज़ की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। The leader also needs to find time to deal with अर्जेंट स्टाफ मैटर। इसके साथ साथ जब हम लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं, स्टाफ मैटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपको हर सूरत में टैकल करना पड़ता है, आपको हर सूरत में उनको जो है जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अर्जेंट मैटर्स होते हैं, वो अर्जेंट या इमरजेंसी मैटर्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको टाइम रखना पड़ता है कि इस तरह के जो भी इमरजेंसी मैटर है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है तो फौरी टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है जिसके बगैर आपका काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो भी अर्जेंट मैटर्स हैं स्टाफ के, वो आपको जो है वो कंप्लीट करने पड़ सकते हैं। So staff issues are a daily fact of life for any leader. Staff members come to the leader for advice on what to do about a problem. तो जो हमारे स्टाफ इश्यूज होते हैं, जो स्टाफ मैटर्स होते हैं, वो लीडर की लाइफ का एक डेली मैटर है। स्टाफ के इश्यूज आते हैं, आप भी देखते हैं कि अगर आप स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप बार बार अपने बॉस के पास, हेड के पास जाते हैं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कैसे काम करना है, ये इसको ऐसे कर लिया जाए या इसका कौन सा बेहतर तरीका है। और अगर आप मैनेजरियल किसी पोजीशन पे हैं, सुपरवाइजरी पोजीशन पे हैं, तो उसके लिए जो है वो आपका स्टाफ आपके पास आता है कि ये सर बताइएगा, इसके ऊपर जो है वो एडवाइस दे रहे हैं कि हमें ये काम करना है, इसको कैसे किया जाए, इसको ऐसे कर लें तो बेहतर है, या आपके नज़दीक इसका कोई बेहतर तरीका है तो वो हमें बता दें।
एंड द लीडर नीड्स टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। और बीइंग लीडर आपने उन रिक्वेस्ट को, उन प्रॉब्लम को, जो एडवाइस के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, आपने अप्रोप्रिएटली उनको रिस्पॉन्ड करना है। सो अ लीडर मस्ट आल्सो पे अटेंशन टू रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज। इसके साथ साथ मैनेजिंग पीपल के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है बीइंग लीडर, वो आपके लिए ये भी है कि आपने रिक्रूटमेंट और अपने एम्प्लॉयज रिटेंशन के ऊपर भी काम करना, आपने उसके ऊपर भी टेंशन देनी। कि सिर्फ आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं चल सकते, आपको कुछ शायद न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना पड़े, आपको न्यू एम्प्लॉयज की ज़रूरत हो, शायद कुछ एम्प्लॉयज छोड़ गए हों, उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, या आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, उसके लिए एडिशनल स्टाफ रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं उनको रिटेन करने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको टेंशन देनी पड़ती है कि अगर आपकी रिटेंशन रेट बहुत कम है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो बीइंग लीडर आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर नए लोग आ जाएंगे, आप उनको फिर ट्रेन करेंगे और फिर वो चले जाएंगे, तो आप सच लोगों को ट्रेन करते रहेंगे और आप अपने टास्क पे जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से बीइंग लीडर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो आपकी टेंशन है वो रिक्रूटमेंट पे भी हो, और उसके साथ साथ जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है उसके ऊपर भी हो। In addition, leaders need to communicate effectively with their own board of directors as well as any external constituencies such as the public, stakeholders, or other outside groups that have a stake in the organization. इसके साथ साथ being leader जो है, आपने कम्युनिकेशन भी करनी है। एक तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हो गया, रिटेंशन के साथ हो गया, रिक्रूटमेंट के साथ हो गया। इसके अलावा आपने अपने जो सुपीरियर्स हैं, आपके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो सकते हैं, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट करना है। आपने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी भी है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी भी है, आपकी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ होनी चाहिए। वो बॉस हैं, उनको वो डिटेल्स चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। इसके साथ साथ जो है वो कुछ आपके एक्सटर्नल इदारे होते हैं जिनके साथ आपने डिस्कशन करनी होती हैं। वो पब्लिक हो सकती है कि पब्लिक को आपने कोई एनुअल रिपोर्ट देनी है, आपने कोई डिफरेंट प्रेस रिलीजेस देने हैं, आपके डिफरेंट स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर हो सकते हैं, उनको जो है वो डिफरेंट आपने चीज़ें देनी है, या आपके को और स्टेक होल्डर हो सकते हैं के साथ जो है वो आपने कम्युनिकेशन करनी है। तो ये आप या आप कोई भी अदर ग्रुप हो सकते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी उनका जो है वो रिलेशन है, आपको उन सबके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे जो है वो हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। ये जो हमने कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, तो वैसे जो हमने मैनेजिंग द पीपल में देखा, लोगों के प्रॉब्लम सुनने हैं, लोगों के प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, मोटिवेट करना है, उनके अपनी आपस के रिलेशंस को बेहतर बनाना है, वो चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि जो आपने आउटसाइडर्स के साथ डिस्कशंस करनी है, या आपने जो अपनी टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, वो क्यों ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है। कंसीडर द leadership of Nate Parker, the director of an after-school recreation program serving 600 kids in a large metropolitan community. तो ये एक मैनेजर है नेट पार्कर, और ये बेसिकली डायरेक्टर है यूएस में। और ये उन बच्चों को जो आफ्टर स्कूल बच्चे जो हैं उनके लिए रिक्रिएशन प्रोग्राम जो है रन करता है। कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों के आफ्टर स्कूल उनके पास रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ नहीं है, या बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जो अंडर सर्व्ड बच्चे हैं उनके लिए इसने काम स्टार्ट किया, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है। और आफ्टर स्कूल जो है ये 600 किड्स को जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में जो है 600 किड्स को ये आफ्टर स्कूल रिक्रिएशन प्रोग्राम जो ऑफर कर रहा है। नेट्स प्रोग्राम इज फंडेड बाय एन $8 लाख गवर्नमेंट ग्रांट, और इसके लिए इनको जो गवर्नमेंट की ग्रांट मिली हुई थी वो $8 लाख थी। इट प्रोवाइड एकेडमिक fitness and enrichment activities for underserved children and their families. तो जो underserved children या उनके families थी वो उनके लिए academic activities भी provide करते थे, fitness activities भी provide करते थे, जिसमें gyms हैं, उसमें playgrounds हैं, different sports activities हैं, और enrichment activities भी कि वो खुद को अपनी communities को बेहतर बना सकें, अपनी earning को बेहतर बना सकें। So Nate has managers who assist him in running the after-school program in 5 different public schools. उन्होंने इसके पास 5 ऐसे मैनेजर्स थे जो डिफरेंट जो 5 पब्लिक स्कूल थे, उसके लिए 5 मैनेजर्स। उसके बाद
जो उसको असिस्ट करते थे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो हर स्कूल के लिए एक मैनेजर था जो उस स्कूल के साथ कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ें कर रहा होता था। अब नेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती हैं? नेट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड सेटिंग नेट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड सेटिंग अप एंड रनिंग स्टाफ मीटिंग मीटिंग्स। नेट की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसने जो स्टाफ के साथ मीटिंग है उसको सेटअप करना है और उन मीटिंग को चलाना है, वहाँ पे डिस्कशन करनी है। रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ, उसको जो नया स्टाफ रिक्वायर्ड है उसको रिक्रूट करना है। कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं, उसकी जगह पे उसको रिप्लेसमेंट चाहिए होगी या शायद फर्दर कोई स्टाफ चाहिए होगा। अपडेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, उनको जो है वो अपडेट करना है। राइटिंग प्रेस रिलीजेज, उसने लोगों के लिए प्रेस रिलीजेज देनी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना है। वर्किंग विद स्टाफ, उसे स्टाफ के साथ अपनी वर्किंग को डेवलप करना है, उसको बेहतर करना है। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंसीज, और जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, एक्सटर्नल लोग हैं जिनका उसके इदारे के साथ कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, उनके साथ भी कम्युनिकेशन करनी है। So Nate Parker, Nate takes great pride in having created a new and strong relationship between the city government and the school district in which he works. तो Nate इस चीज़ में बड़े प्राइड लेता है कि उसने जो सिटी गवर्नमेंट है और जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किया है। Until he came on board, the relationship between the school and city government was tense. तो जब वो बोर्ड पे आया था तो उस टाइम पे जो उसका जो स्कूल थे और जो सिटी गवर्नमेंट थी जो उनकी फंडिंग वगैरह कर रही थी उनके दरमियान रिलेशन बड़ा टेंस था। So by communicating effectively across groups, Nate was able to bring the entire community together to serve the children. और नेट ने आके ये उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया, उसने सिटी गवर्नमेंट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया, उसने स्कूल्स के साथ जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स थे उनके साथ जो है पब्लिक स्कूल उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया। और अब वो इस पोजीशन में ले आया कि लोग मिल के सिटी गवर्नमेंट प्लस डिस्ट्रिक्ट स्कूल मिल के जो है वो लोगों बच्चों को सर्व कर रहे हैं। So he is now representing the possibility of a city-wide system to support the after-school program. और अब वो इस चीज़ को प्लान कर रहा है कि बजाय सिर्फ उसे एक डिवीजन या एरिया के अंदर परफॉर्म करने के, और वो एक प्लान बना रहा है तो पूरी सिटी वाइज पूरी सिटी के अंदर जो है वो इस रिसर्च कर रहा है कि इस प्लान को, इस सिस्टम को कैसे आफ्टर स्कूल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए पूरी सिटी के ऊपर जो है। तो ये देखें कि ये सारा काम अगर नेट पार्कर की एक्टिविटीज़ को देखा जाए, उसके बाद मैनेजर्स हैं जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, वो उनके साथ मीटिंग्स करता है, उनको बताता है। तो ये मैनेजिंग पीपल हो गया कि आपने अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कशन करनी है, आप अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करनी है, आप अपने स्टाफ को गाइड करना है, ये एक एलिमेंट हो गया। आपने रिक्रूटमेंट करनी है, रिटेंशन करनी है, ये सेकंड एलिमेंट होगा जो हमने डिस्कस किया। और थर्ड जो हमने कहा था कि एक्सटर्नल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे हट के, मैनेजर से हट के अब आपने सिटी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करनी है, सिटी गवर्नमेंट के साथ जो है वो आपने कम्युनिकेशन करनी है। आपने जो है वो जो स्कूल हैं जिनके बच्चों को आप आफ्टर स्कूल रिक्रिएशन एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आफ्टर स्कूल उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उनके साथ डिस्कशन करनी है। और उनके दरमियान पहले इन्वायरमेंट टेंस था, लेकिन आपकी बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बेहतर इंफॉर्मेशन की वजह से जो है वो अब लोग उसको मिल के जो है उसको काम कर रहे हैं। और आप बजाय के पहले आप 600 बच्चों को ठीक तरह से एक एरिया के अंदर सब नहीं कर पा रहे थे, मुश्किलात आ रही थी, फंड्स नहीं थे। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब जो है वो आप उनको जो है अच्छा, ये अब हमने मैनेजिंग पीपल की बात की। अब इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में, वो है मैनेजिंग द रिसोर्सेज, कि आपने अपने रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज करना है। तो रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी सप्लाई, इट कैन बी इक्विपमेंट, स्पेस एटसेट्रा, एनीथिंग नीडेड टू ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, वो रिसोर्स है। वो पैसा हो सकता है, सप्लाईज, इक्विपमेंट, स्पेस एटसेट्रा। So managing resources require a leader to be competent in both obtaining and allocating the resource.
और रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं बीइंग लीडर कि सबसे पहले आप इस पोजीशन में हो कि आप अपने रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सकें, आप अपने रिसोर्सेज को ले सकें, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकें, ये पहली चीज़ है। एंड सेकंड, एलोकेट द रिसोर्स, आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें। अगर दोनों में से किसी एक जगह पे भी बीइंग लीडर आप कोई गलत फैसला कर लेते हैं, आप सोर्सेज को ले नहीं पाते या आप रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, तो आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी और आप बीइंग लीडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट रेस्ट ऑन द लीडर। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसोर्स मैनेजमेंट की वो लीडर के ऊपर होती है। लीडर ने ही चीज़ों को मैनेज करना है। आपको बिल्डिंग चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, प्लांट चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको जो है कुछ जगह चाहिए बैठने के लिए, फर्नीचर चाहिए, फिक्सचर्स चाहिए, कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको सप्लाईज रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए बीइंग लीडर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने ही बीइंग लीडर जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करना है। एंड देन मैनेजिंग द रिसोर्सेज में जो सेकंड चीज़ हमारे पास है, शौकत साहब मैं इसको जैसे हम कंप्लीट कर लें फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। फॉर एग्जांपल सर मिडिल स्कूल क्रॉस कंट्री कोच, ये हमारे पास अब एग्जांपल है मैनेजिंग द रिसोर्सेज में। A middle school country coach wanted to replace her team outdated uniforms but had no funds to do so. एक कोच है, मिडिल स्कूल क्रॉस कंट्री का कोच है और वो ये चाहता है कि उसकी टीम की यूनिफॉर्म आउटडेटेड हो चुकी है और उसको रिप्लेस करना चाहता है, उसके पास फंड्स नहीं है, अब उसको रिसोर्सेज चाहिए। In order to buy new uniforms, the coach negotiated with the athletic director और एडिशनल फंड, तो वो अपने एथलेटिक डायरेक्टर के साथ उसने नेगोशिएट किया, उसको ये कहा कि हमें कुछ एडिशनल फंड दिए जाएं ताकि हम यूनिफॉर्म को चेंज करवा सकें। The coach also encouraged several parents in the booster club to sponsor a few successful fundraisers। वो जो है कोच जो है वो पेरेंट्स के साथ, जो बच्चे उसके पास हैं, जो मेंबर्स टीम मेंबर्स के पास हैं, वो उनसे उनके पेरेंट्स से भी मिलेगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा जी अगर आपको तो फंड रेजर हमें दें ताकि हम इस यूनिफॉर्म को रिप्लेस कर सकें। And in addition to obtaining resources, a leader may be required to allocate resources for new stock और न्यू इंसेंटिव प्रोग्राम और टू रिप्लेस ओल्ड इक्विपमेंट। तो इसके साथ साथ कि आपने अपने रिसोर्सेज को लेना है, आपने एलोकेशन भी करनी है अपने नए स्टाफ के लिए, आपने शायद उनको लोगों को न्यू इंसेंटिव प्लान भी देने हो और शायद उसके साथ साथ आपने अपनी ओल्ड इक्विपमेंट जो आपकी पुरानी इक्विपमेंट हो चुकी है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, उसको रिप्लेस भी करना है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो शोइंग टेक्निकल कॉम्पिटेंस मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर कि आपने अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी दिखानी है। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट आवर वर्क, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में आपके पास उस चीज़ का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा लीडर है कि जहाँ पे वो लीडर ऑर्गेनाइजेशन में बन के आ गया, उसको पता ही नहीं है उसकी वर्किंग क्या है, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनती है, कैसे मार्केट होती है, कैसे सेल होती है, वो उस प्रोसेस से कभी गुजरा ही नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ वर्क आपके पास होना चाहिए। So a leader with technical competence understand the intricacies of how the organization function। तो अगर एक लीडर है उसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, वो उन चीज प्रोसेस को समझता है, वो चीज़ों को समझता है, चीज़ कैसे बनती है, इसके लिए रॉ मटेरियल कैसे आएगा, इसके फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे होंगे, ये सेल कैसे होगी, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में बेहतर काम कर सकता है। A leader is more effective when he or she has knowledge about the activities सबऑर्डिनेट्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म। तो आप बीइंग लीडर उसको ज़्यादा इफेक्टिव होंगे कि आपके सबऑर्डिनेट ने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, आपको उन एक्टिविटीज़ का पता हो। जब वो आपसे पूछने आए, डिस्कस करने आए कि ये काम कैसे करना है, ये कैसे हो सकता है, तो आप उनको बेहतर तरीके से जो वो गाइड कर सकें। सो अ लीडर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन एवरी सिचुएशन। आपको हर सिचुएशन के अंदर टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए होगी, बट यू नीड टू रेफर एज फंक्शनल कॉम्पिटेंस। आप उसको जनरली भी गाइड कर सकेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास आपको ये भी पता हो कि एक लेबर है वो कैसे काम कर रही है और एक मैनेजर कैसे काम कर रहा है। आपको ओवरऑल प्रोसेस का पता हो और फिर आप उसकी बेस पे लोगों को जो है वो गाइड कर सकें, लोगों को बता सकें, अपने एम्प्लॉयज को बता सकें ये काम कैसे होगा, इसको कैसे जो है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी वीसी should be knowledgeable about teaching